हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब? और ये हमारी क्लास 11th की फ़िज़िक्स की हिंदी मीडियम की लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम बात करेंगे विमाओं की। यहाँ से हम एक नया टॉपिक विमा स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था मात्रक, मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने एसआई पद्धति पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 मूलभूत मात्रक होते हैं, उसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया, तो मैं यहाँ उस बात को कंप्लीट करवा देता हूँ। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि एसआई सिस्टम होता है, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं। आपने देखा था ये देखिए 7 मूलभूत राशियाँ होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये आपने पिछली क्लास में देख लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए एसआई मात्रक में जो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ये चीज़ को थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए उपरोक्त 7 मूलभूत राशियों के अतिरिक्त एसआई पद्धति में 7 मूलभूत राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं, ठीक है, जो हम लेते हैं कोणों के लिए। समतल एक होती है समतल कोण के लिए रेडियन और एक होती है घन कोण के लिए स्टेरेडियन। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे 2 होती हैं पूरक राशियाँ और 2 होते हैं पूरक मात्रक। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं पूरक राशियों के बारे में, छोटी सी इनकी परिभाषाएं। मैं इन पर डिटेल से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा पूरक राशियां, जिनमें मैं इन दोनों की परिभाषाएं और कैसे इनको हम देखते हैं, इन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। लेकिन अभी मैं इनके बारे में आपको एक बात शॉर्ट में बता रहा हूं कि पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो इसमें आता है समतल कोण। क्या आता है? समतल कोण। समतल कोण क्या होता है? जो हम अभी तक 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हम कॉपी में डी से, ठीक है, आपके जो 10th में ज्योमेट्री थी जिसमें आप एंगल बनाते थे, कोण बनाते थे, वो सभी समतल कोण कहलाते हैं। और एक होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण। तो ये घन कोण क्या है, ये आपके लिए नया है। इसमें पूरा आयतन कवर होता है, पूरा आयतन देखा जाता है। तो ये मैं आपको इस पर एक अलग से लेक्चर बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये समतल कोण, घन कोण 2 पूरक राशियाँ होती हैं। अब समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन और घन कोण का जो मात्रक होता है, यहाँ नहीं है जगह, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। तो समतल कोण और घन कोण ये क्या हो गई? ये तो पूरक राशियां हो गई। अब समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन और घन कोण का मात्रक हो गया स्टेरेडियन। ये हो गए पूरक मात्रक। ओके, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से, जो है भौतिक राशियों की विमाएं, या हम बात करेंगे इंग्लिश में इनको बोलते हैं डायमेंशंस। अब विमाएं क्या होती हैं? तो आपको पता है कि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियों से मिलकर बनी होती हैं? मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे चाल, त्वरण, बल, जो भी 7 राशियां आपको मैंने बताई थी वो ही मूलभूत राशियां हैं। इन 7 के अलावा जो भी राशियां आप देखते हैं वो सारी कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर, फिर अपन इस टॉपिक में आएंगे। एग्जाम्पल है बल। जो भी डाउट होता है लेक्चर के बाद आप पूछ लिया करो, ठीक है। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में। बल का सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल को हम लिखते हैं F से, द्रव्यमान होता है हमारा m और त्वरण होता है हमारे पास a।
अब क्या होता है बेटा, द्रव्यमान की जगह तो हम m लिखेंगे। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण की जगह हम लिखेंगे वेग बटा समय। तो आप खुद देख सकते हैं कि अच्छा वेग बराबर क्या होता है, आपको पता है वेग या चाल, मैंने आपको बताया था एक ही बात होती है, दूरी बटा समय। तो मैं इस वेग की जगह दूरी बटा समय लिख दूंगा और एक समय नीचे पड़ा है, ये v की जगह मैंने क्या लिखा, d/t। ये तो v की जगह लिखा और एक t नीचे और पड़ा है तो t इंटू टी हो गया t²। तो आप देखिए बल के सूत्र में एक आया द्रव्यमान, एक आई दूरी और दो आए समय का स्क्वायर हुआ। तो आप देखिए द्रव्यमान, दूरी, समय। अब बताइए द्रव्यमान, दूरी और समय क्या होती हैं, कौन सी राशियाँ होती हैं, मूलभूत राशियाँ होती हैं। द्रव्यमान भी मूलभूत राशि, दूरी भी मूलभूत राशि और समय भी मूलभूत राशि। तो द्रव्यमान, दूरी और समय तीनों मूलभूत राशियाँ होती हैं। तो अब बल कितनी मूलभूत राशियों से बना, इन तीन, द्रव्यमान से बना, दूरी से बना और समय से बना। तो ये आपको समझ में आया कि बल एक व्युत्पन्न राशि है जो इन तीन मूलभूत राशियों से बना है। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि में कितनी मूलभूत राशियां होती हैं ये हमें विमाओं से पता लगता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी व्युत्पन्न राशि में कितनी मूलभूत राशियां होती हैं ये हमें विमाओं द्वारा पता चलता है। तो अब आपको क्लियर हुआ विमाएं क्या बताती हैं। विमाएं ये बताती हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमा हमें ये बताती है कि उस व्युत्पन्न राशि में या उस भौतिक राशि में कितनी मूलभूत राशियां हैं। क्योंकि आपको पता है, आपने देखा बल मूलभूत राशियों से मिलकर बना है। कोई भी राशि जो भौतिक राशि होती है मूलभूत राशियों के अलावा वो सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं और सारी व्युत्पन्न राशियां मूलभूत राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब सवाल आता है कि कोई व्युत्पन्न राशि कितनी मूलभूत राशियों से मिलकर बनी है, तो उसके लिए हम देखते हैं विमाएं। तो अब विमाओं के बारे में हम बात करते हैं। इस नोट्स को हम देखते हैं। यहाँ पर देखें, जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशि की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। एक बार जो लाइन है वो पढ़ें, फिर मैं एक एक लाइन को आपको समझाता हूँ। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को, जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है, विमाएं कहते हैं। इन घातों को क्या बोलते हैं हम, विमाएं कहते हैं। अब ये जो लाइन थी, ये पूरा पैराग्राफ एक बार समझ में नहीं आया होगा। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से बल का। अच्छी तरह से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है, बस ध्यान यहाँ बनाए रखना। तो बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैंने लिख दिया द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो मैंने त्वरण की जगह लिख दिया वेग बटा समय। ठीक है, अब द्रव्यमान यहाँ पड़ा है तो द्रव्यमान लिख दिया। अब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय या लंबाई बटा समय। तो ये देखिए लंबाई बटा समय आ गया। अभी समय अपॉन में आ गया ना बेटा, तो दो समय आ गए, समय इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें सॉल्व कम नहीं किया होगा, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं द्रव्यमान इंटू लंबाई और ये समय अपॉन में है, एक और समय, तो ये क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको, समय का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको ऊपर लिखूंगा, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो मैं इस पूरी राशि को ऐसे भी लिख सकता हूँ, द्रव्यमान इंटू लंबाई मल्टीप्लाई समय, यहाँ पर s लिख दूँ और ये देखिए अपॉन में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा s-2। तो ये थोड़ा ध्यान देना, द्रव्यमान के ऊपर कुछ है क्या, 1 कुछ है क्या, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी राशि, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 है। देखिए अगर 2 है केवल लिखा हुआ और 4 है, तो 4 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर। 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 का क्यूब। और 2 अकेला है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। वैसे ही द्रव्यमान पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। तो इसकी पावर 1 है, लंबाई की पावर 1 है और समय की घात -2 है। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप देखिए, थोड़ा जूम कीजिए तो आपको पता लग जाएगा, द्रव्यमान
लंबाई और समय के ऊपर ये लिखो -2 लगा रखा है। कितना लगा रखा है? -2। अब एक बात सुनिए, तो द्रव्यमान की अगर आप बोलें कि घात कितनी है, द्रव्यमान की घात मतलब पावर 1 है, लंबाई की पावर कितनी है? 1 है, और समय की पावर कितनी है? -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अतः बल की विमाएं द्रव्यमान में कितनी विमा है? 1 है। 1 मिनट, अगर देखें द्रव्यमान के ऊपर 1 है, लंबाई के ऊपर 1 है और समय के ऊपर -2 है, तो बल की विमाएं द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। समय में देखिए -2 है। ये क्लियर हुआ? इन्हीं को हम विमाएं कहते हैं, घातों को ही हम विमाएं कहते हैं। तो विमाएं क्लियर हुई क्या होती हैं। अब आप फिर से वो लाइन देखिए, आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब इनका मल्टीप्लाई भी हो रहा था द्रव्यमान की, देखिए अब फिर से देखिए, द्रव्यमान की घात 1 गुना लंबाई की घात 1 गुना समय की घात -2, ऐसा हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, गुणनफल हो रहा था। अब देखिए, अब इस लाइन को आप देखिए फिर से, अब आपको समझ में आएंगी। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशियों की, अब देखिए, मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए ये लाइन देखिए, अब मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये क्या है? मूलभूत राशि मूलभूत राशि के घातों के, भिन्न भिन्न घातों के क्या हो रहा है? गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई? भिन्न भिन्न मूलभूत राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इन्हीं घातों को, जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है, जैसे द्रव्यमान के ऊपर 1 घात थी, लंबाई के ऊपर 1 घात थी और समय के ऊपर -2 थी, तो इन्हीं घातों को हम विमाएं कहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ कि विमाएं क्या हैं। तो इस एग्जाम्पल में 1, 1 और -2 है। अब क्या होता है, इन सबके, इन मूलभूत राशियों के भी सिंबल होते हैं। जैसे द्रव्यमान का सिंबल होता है m, ठीक है बेटा, लंबाई का सिंबल होता है l और समय का सिंबल होता है t। अब आप देखें, बल की विमा में द्रव्यमान कितना था? द्रव्यमान की विमा थी 1, तो m के ऊपर 1 लगा दो, क्योंकि द्रव्यमान के लिए हम m लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में द्रव्यमान को बोलते हैं मास, इसलिए द्रव्यमान की जगह हम सिंबल लगाते हैं m। अब लंबाई की विमा कितनी थी? 1 थी, तो हम l के ऊपर भी 1 लगा देंगे। और समय की विमा कितनी थी? -2, तो हम -2 लगा देंगे। समय के लिए हम t को भी टाइम होता है। तो अब ये जो पूरा बना आपके पास m1 l1 t-2, ये बना, इसे बोलते हैं विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। ये पूरा है, इसे विमीय समीकरण बोलेंगे और विमीय सूत्र कहेंगे। अब देखिए आपको, तो इतना क्लियर हुआ कैसे बना ये। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भौतिक राशि जिसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाना है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि समीकरण विमाओं के मध्य है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या देखा? अभी बल को देखा कि मैंने आपको समझाया था कि मैंने बताया था m1 बल के लिए l1, लंबाई की घात कितनी थी? 1, द्रव्यमान की घात 1 थी और समय की घात कितनी थी? -2। ये कह रहा है, ये जो भी आपका सूत्र होता है ऐसे लिखना होता है, इसको बड़े कोष्टक में लिखना होता है। ठीक है, तो हमने बड़े कोष्टक में लिख दिया भाई। अब आपको जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है m1 l1 टीम, आप कहेंगे सर इसमें तो 1 1 नहीं लगाया। आपकी इच्छा है, अगर आप इसके ऊपर 1 ना लगाओ तो भी ठीक है, और अगर 1 लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि m1 लिखो चाहे m लिखो, वो एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन अपन को, मैं कहता हूँ, आप लगा देना चाहिए फिर भी। ठीक है, ओके। अब जो ये आपको दिख रहा है m1 l1 t-2, इसी को हम बोलते हैं विमीय समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? विमीय समीकरण। ये देखिए लिखा हुआ है, मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशि का व्यंजक विमीय समीकरण कहलाता है। इसको हम पूरे को बोलेंगे विमीय समीकरण। और केवल इतना अगर देखें, ये वाला, अगर केवल दाहिने भाग पर विचार करें, अगर दाहिना भाग मतलब राइट साइड,
अगर देखो इस पूरे को बोलोगे तब तो आपको बोलना पड़ेगा विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमेंशन इक्वेशन। अगर आप केवल राइट वाले पार्ट को देखोगे तो आप बोल देना डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र होता है। तो विमीय सूत्र के बारे में समझ में है कि क्या होता है विमीय सूत्र। ओके, तो अगली क्लास में हम बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में बात करेंगे, विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।